नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेशन में। पिछली वीडियो में हम लोग समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन चैप्टर के ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज की इस वीडियो में भी हम लोग समाजीकरण के ही उन कुछ बचे 13-14 प्रश्नों को हल करेंगे और अगली वीडियो में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए समाजीकरण चैप्टर में कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने परफॉर्म किए थे। तो अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पे आपके, तो वह है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। ए अंगीकार, बी समायोजित, सी अनुकूलित और डी समुचितता। देखिए, इसको बताते हुए मैंने कुछ, जब आगे का चैप्टर आएगा तो उसमें हमने पियाजे जो उसकी थ्योरी लेक्चर है उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक कीवर्ड लिखा है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की में, अनुकूलन। तो अनुकूलन में दो चीज़ें हमने बताई थी, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन थी। तो यह दोनों चीज़ें अनुकूलन के ही अंतर्गत आती हैं और मैंने बताया था कि पूर्व में सीखी हुई चीज़ों का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करके, तो उसको कहते हैं और वह अनुकूलन के अंतर्गत आता है। समायोजन और आत्मसातीकरण दोनों ही अनुकूलन के अंतर्गत आता है। तो पहले तो उसने आत्मसातीकरण किया। किसका आत्मसातीकरण किया? दाल और चावल दोनों का खाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब दाल चावल दिया तो मिला करके, मतलब समायोजन भी उसने किया, अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन भी उसने नवीन परिस्थिति में किया। तो यह दोनों मिला करके क्या कार्य कर रही है? अनुकूलन। और अनुकूलन के बारे में हम कीवर्ड्स में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, अनुकूलित करती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ए किशोरावस्था के दौरान, बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी प्रौढ़ावस्था के दौरान और डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे जटिल की बात अगर कही जाएगी तो वह किशोरावस्था के दौरान होता है। मैंने बताया था कि किशोरावस्था, स्टैनली हॉल ने कहा था कि तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। सबसे ज़्यादा जटिल काल ये माना जाता है। किसी भी सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पीरियड होता है उसको किशोरावस्था को माना जाता है। तो यहाँ पर जो समाजीकरण का भी पीरियड होता है, तो मैंने कहा था कि एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था किसने बोली थी? एरिक एरिक्सन ने। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं से सरोकार, दुश्चिंता इत्यादि। तो ये जो है वो किशोरावस्था के बालकों में अधिक होती है और इसलिए जो सबसे जटिल पीरियड माना जाता है समाजीकरण के लिए, जिसमें व्यक्ति स्वयं में चिंतित रहता है अपनी पहचान बनाने के लिए, समाजीकरण के लिए, तो उसको बोलते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वो सबसे जटिल पीरियड होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, डिस्कस करते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ठीक, तो सामाजिक गतिविधि मतलब एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए शिक्षकों को। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी परफॉर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो किसी चीज़ में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन है आपके ए दुश्चिंता, बी समाजीकरण, सी मूल्य द्वंद्व और डी आक्रामकता। तो जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब द्वंद्व, आक्रामकता, दुश्चिंता, इसमें सहायता करती भी नहीं और इसमें सहायता हमें चाहिए भी नहीं। तो एक्टिविटीज़ करवाने के लिए समाजीकरण में सहायता ये एक्टिविटीज़ करती हैं। किसी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें ग्रुप में हम शामिल होते हैं, उससे हमारी मूल्यों, विभिन्न प्रकार की नेतृत्व क्षमता, अपने आप के प्रदर्शन की, ग्रुप में, समूह में भागीदार बनने की, एक सक्रिय सदस्य के रूप में, इस प्रकार से हमारा समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, भूतपूर्व भूमिका निभाता है एक्टिविटीज़।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न यानी 24 पर आते हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है? ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण और डी उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का जो कारण होगा वह यहाँ पे परिवार का वातावरण माना जा सकता है। परिवार इसलिए क्योंकि सबसे अधिक जो प्रभावित होता है कोई भी व्यक्ति वो माना जा सकता है। लेकिन बालक में यहाँ पर दूसरी बात है कि स्पेसिफाई नहीं किया है कि बालक उत्तर बाल्यावस्था का है, बालक पूर्व बाल्यावस्था का है, बालक शैशवावस्था का है। तो हम मान करके चलते हैं कि वह सभी के संपर्क में, बाल्यावस्था की अवधि तो 11 साल तक होती है, तो हम मान करके चलते हैं कि यह सभी प्रकार के अवस्थाओं को मिला करके बताया जा रहा है बालक। तो यहाँ पर जो हम राइट आंसर देंगे वो उपरोक्त सभी देंगे, क्योंकि विद्यालय का वातावरण भी अफेक्ट करता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो भी दुश्चिंता का कारण बन सकता है। परिवार का वातावरण यदि अच्छा नहीं है तो भी वह दुश्चिंता का कारण बन सकता है। और कक्षा का वातावरण, विद्यालय कक्षा का वातावरण भी सुदृढ़ नहीं है तो वो भी दुश्चिंता का कारण, तनाव का कारण, मानसिक अस्वस्थता का कारण बन सकता है। इसलिए तीनों ऑप्शन ये सही लग रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान रखती है? तो सबसे अधिक योगदान रखने की बात जब हम फर्स्ट स्टेज पर जाते हैं, मतलब जो पहली लेयर हमारी होती है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, ये दोनों हमने लेक्चर वीडियो में बताया है। प्राथमिक समाजीकरण वो होता है जो हमारा परिवार और पास पड़ोस होता है। तो सबसे पहला जो होता है उसमें वो परिवार होता है। उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सोशलाइजेशन प्राइमरी में ही आएगा, लेकिन सबसे मेन पार्ट जो होता है, हाँ हमने जो ब्रॉनफेन बेनर की थ्योरी समाजीकरण में पढ़ाई थी उसमें जो फर्स्ट लेयर थी वो परिवार के लिए ही थी, ठीक है। तो माइक्रो लेयर की माइक्रोस्फीयर जो होती है सबसे पहली लेयर, ठीक, तो वह परिवार में आती है और उसके बाद में बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके हम टेक्नोलॉजीज और उससे होते हुए देश की परिस्थितियों के अनुकूल जो हम अफेक्ट करते हैं वहाँ तक के जाते हैं। तो 5 लेयर ब्रॉनफेन बेनर की थ्योरी में है। स्पेशल वीडियो पीछे बनी हुई है ब्रॉनफेन बेनर और एल्बर्ट बंडूरा की, आप देख सकते हैं आराम से। तो उसमें 5 लेयर बताए। सबसे जो मुख्य साधन बताया था, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी अफेक्ट करता है तो वो क्या होता है? परिवार होता है। तो यहाँ पर जो पूछा भी गया है तो यहाँ पर सबसे अधिक योगदान पूछा गया है, तो सबसे अधिक में आप परिवार मिला देंगे। बाकी तो सब अफेक्ट करते हैं, सबसे अधिक योगदान परिवार का होता है, लेकिन योगदान सभी का होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन परिवार। अगला प्रश्न, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। आगे होने वाले चैप्टर में हम कई प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पोर्टफोलियो होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है और स्कूल में अन्य विभिन्न प्रकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में भी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी तो नहीं, जब इसका पार्ट 3 आएगा तो उसमें हम इसमें चर्चा करते हैं, ठीक, या पार्ट 2 के लास्ट में जो आपका आता है, कई सारे रिकॉर्ड उसमें आते हैं, ठीक, निर्देशन परामर्श, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। फिर भी इसमें बता देते हैं कि जो घटना रिकॉर्ड होता है, ठीक, तो उसमें हम नेग्लेक्ट करने के विधि से किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। ए है, यह पर्याप्त के अलावा लिखा है, इसमें ध्यान से दीजिएगा, डैश के अलावा कौन है घटना रिकॉर्ड, तो जो नहीं है उसी को करना है हमें। तो ए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। सी, यह घटनाओं का सही वर्णन है। डी, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, ठीक, तो बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता ही है। सी है, घटनाओं का सही वर्णन है, तो घटना रिकॉर्ड घटनाओं का सही वर्णन होगा ही होगा। ए ऑप्शन, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, बिल्कुल पर्याप्त विस्तार के साथ में जो विभिन्न घटनाएं बच्चे के साथ स्कूल में घटती रहती हैं उनके बारे में एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, कुछ स्पेशल घटना को स्पेशल वर्णित किया जाता है उसमें। लेकिन जो बी ऑप्शन यहाँ का है कि व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता, फीडबैक ही नहीं देता, प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता, ये तो नहीं है।
एक फीडबैक तो हमें मिलता है कि किस प्रकार की घटनाओं से बालक किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है और उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार बनती है, तो यह हमें प्रतिपुष्टि तो उपलब्ध कराता है। तो के अलावा मतलब बी ऑप्शन यही सही होगा, यही नेगेटिविटी है, यही इंक्लूड नहीं करता है घटना साक्ष्य रिकॉर्ड में। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, सी बच्चों को लेबलों में समायोजित करना और डी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो समाजीकरण में क्या है, एक तो सांस्कृतिक संचरण कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये तो बात कह दी गई। दूसरा है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, क्या समाजीकरण है? तो नहीं होगा, तो यानी ये ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को लेबल में समायोजित करना, मतलब ये इस प्रकार का बच्चा, ये इस प्रकार का बच्चा, तो विभेद करके और लेबल में समायोजित करना, तो किसी प्रकार की लेबलिंग कोई सामान तो है नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। डी होगा संवेगात्मक समर्थन, बट समाजीकरण में है, संवेगात्मक समर्थन एक हिस्सा है, लेकिन उससे भी उपयुक्त विकल्प बी हो सकता है व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। अब व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत उसके सामाजिक जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, संवेगात्मक प्रकृति की बात कर ली, संज्ञानात्मक प्रकृति किस प्रकार की है, शारीरिक गठन किस प्रकार का है, तो सभी प्रकार की चीज़ें व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, बी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, सी भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते, और डी संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में यदि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है माध्यम, तो फिर सबसे उपयुक्त विकल्प है इसमें बी ऑप्शन, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, बाकी सारे ऑप्शन में कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड होती लेकिन नहीं, लेकिन इसमें मूल्यों कह दिया गया तो मतलब व्यक्तित्व की सारी बातें आ गई, सगुण और दुर्गुण दोनों चीज़ें आ गई। साथ में अभिवृत्ति किस प्रकार का नेचर यानी व्यक्तित्व विकास की बात कही जा रही है, और व्यक्तित्व विकास अपने आप में ही सभी प्रकार के पक्षों को इंक्लूड करता है, यह भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। इसके अलावा जो है अन्य ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल माता पिता परिवार यानी ए ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। सी भौतिक बच्चे संचार माध्यमों से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते, ये तो नेगेटिविटी ही है, तो इसको इग्नोर करना तो भाई बनता है। और डी ऑप्शन संचार माध्यमों पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है, तो सेव समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो ये भी एक पार्ट होगा लेकिन पूरी तरीके से इसको सही नहीं। तो आदर्शों, मूल्यों, अभिवृत्तियों आदि का अर्जन व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व जो इंक्लूड होता है इसमें समाजीकरण में, तो जनसंचार माध्यम उसका एक साधन बन रहे हैं, और ये यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है और इसलिए यह सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कौन सा है? ए कंप्यूटर, बी आनुवंशिकता, सी राजनीतिक दल और डी परिवार। अब इनमें से कौन है? तो एक प्रमुख कारक, तो प्रमुख कारक की बात जब हमने कहा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो सबसे अधिक में हमने परिवार को लिया था। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहली लेयर होती है ब्राउन-फीन-बर्नर की, वो परिवार होती है, और परिवार से ही हम परंपराओं और अन्य सामाजिक मूल्यों से जुड़ पाते हैं, समाज से जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होगा, प्रमुख कारण वही माना जाएगा, और वह है परिवार। सभी इफेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से जो सोशलाइजेशन होता है वह संचार माध्यमों से होता है। दूसरा आनुवंशिकता तो नहीं होगा, हेरिडिटी। राजनीतिक दल, इससे भी सोशलाइजेशन, लेकिन परिवार मुख्य साधन है, वहीं से हमारी बेसिक समझ होती है, डेवलप होती है समाजीकरण के लिए। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 30 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? ए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये तो शामिल है। फिर बी आनुवांशिक संचरण, बस यही नहीं शामिल। और देख लेते हैं, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये भी है, कल्चर को सीखते हैं, ये भी शामिल है। डी कौशलों का अर्जन,
स्किल गेन करते हैं, वो भी शामिल है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यानी हेरिडिटरी फैक्टर समाजीकरण को प्रभाव। हमने सबसे पहले जब समाजीकरण का चैप्टर सोशलाइजेशन स्टार्ट किया था तो उसमें ये चीज़ कहा था कि ये पूर्णतया वातावरणीय कारक होता है, से प्रभावित होता है। आनुवांशिकता समाजीकरण में रोल ज़्यादा नहीं अदा करती है, ठीक। ये वातावरणीय कारक होता है जो कि सोशलाइजेशन करता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, ठीक। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसने बोल दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन एक आया था उसमें ये नहीं बोला था। जैसे ये क्वेश्चन जो हमने कहा था किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, तो इसमें उपरोक्त सभी आ गया था, क्योंकि इसमें बालक को स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किस अवस्था के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर ये बालक को स्पेसिफाई कर रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत है। तो एक समूह में स्वीकार है तो अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी कौन प्रदान करते हैं? तो ए भाई बहन एवं अध्यापक। तो जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो अध्यापक आया नहीं, 6 साल तक आता है, जो कि नियम है। भले ही प्राइवेट स्कूलों में 3 साल में करा देते हैं, लेकिन जो नियम है सरकारी स्कूलों में वो 6 साल होता है, यानी 6 साल पर एडमिशन होना चाहिए। तो अध्यापक नहीं आएगा तब तक, ठीक। अध्यापक और फिर अध्यापक है तो अध्यापक वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे। सी आता है साथी एवं माता पिता। ये माना जाता है जब स्कूलिंग होती तभी नए नए साथी बनते हैं, तो साथी भी अभी नहीं आए हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो 3 इग्नोर हो गए, यानी डी ऑप्शन माता पिता और भाई बहन। और सबसे पहला जो चीज़ अफेक्ट करता है वो होता है परिवार, और परिवार में माता पिता और भाई बहन होते हैं। तो जो प्रमुख साधन की बात आ रही है, यानी सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन अफेक्ट करेगा, तो वो होगा माता पिता और भाई बहन, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं? ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और डी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो जो ए ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता कौशलों को सीखना, ये तो सही है। उसमें पूछ रहा है सही कौन नहीं है। सी में भी है कि प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल स्थान होना चाहिए, लोकतंत्र है। डी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल हम नियम को एक्सेप्ट करते हैं, सामाजिक अनुरूप चलते हैं। कोहलबर्ग के बारे में हमने नैतिक तर्कणा की अवस्थाएं बताई, उसमें सामाजिक अनुरूप 6 अवस्थाएं बताई, 3 स्तर बताए, उसके अंतर्गत 3 स्तरों के अंतर्गत 6 अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं। कोहलबर्ग की स्पेशल वीडियो अच्छे से बनी हुई है, आप देख सकते हैं उसको। तो उसमें यही बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, इसमें तो यही सही होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है। सामाजिक अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे, किसी एक व्यक्ति बातों को कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे ही सीख लें, ठीक है। तो इसमें बताया गया वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो यह सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 32 का बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? ए ऑप्शन मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें समाहित हो गई। मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया। बाकी ये मित्रों के साथ सामाजिक बनने की वो भी एक पार्ट है, घुलने मिलने समायोजन की पार्ट है, वो भी समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो यही नहीं सीखते हैं, सब पहले समाज संस्कृति को जानते हैं, बाद में हम इसके हकदार होते हैं कि उसकी आलोचना कर पाएँ। कर्तव्य निष्ठा यही कहती है। बाकी अज्ञान स्वरूप आप कुछ भी आलोचना करते रहें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, तो वो बात नहीं सही है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सारी चीज़ें कवर कर रहा है, मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और जो अंतिम प्रश्न है आपका वो है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर वीडियो में बताया है। उसमें ये चीज़ बताया कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी मतलब सक्रिय रूप से लोगों का आपस में जुड़ाव ना हो। निष्क्रिय रूप से आपस में जुड़ाव मतलब विभिन्न प्रकार की संस्कृति का ज्ञान हम उस संस्कृति में रहने वाले लोगों से डायरेक्टली ना गेन करें, जबकि पुस्तकों से गेन करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन
दिया हुआ है स्वास्थ्य क्लब, तो उसमें आमने सामने लोग मिलते हैं, तो स्वास्थ्य क्लब निष्क्रिय नहीं सक्रिय है। बी ऑप्शन परिवार भी सक्रिय है, आपस में लोग मिलते हैं। सी इको क्लब में भी लोग मिलते हैं साथ में। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, वहाँ पे लोग आते जाते तो हैं, लेकिन सक्रिय रूप से उनका जुड़ाव नहीं हो पाता, और विभिन्न किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, या आने जाने वाले लोगों के पहनावे को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके हम ये निर्णय लेते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की इस संस्कृति से आया हुआ है, या विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ते हैं और उससे अलग अलग जगह की संस्कृतियों का ज्ञान हमें होता है, लेकिन सक्रिय रूप से दूसरे के विचारों को सामने से जान करके सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से यह नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे हमने कर लिए। क्वेश्चंस को आप तभी देखें और उनकी व्याख्या करें। विभिन्न प्रकार के हमने क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर दिया कि कहाँ हमने कौन सी पार्ट लेक्चर वीडियो में अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप उसका भी उपयोग करें। और पहले यदि आप लेक्चर वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी और वीडियो देखने में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले, इसके पहले की समाजीकरण की वीडियो आप जरूर देखें, लेक्चर वीडियो, और उसके बाद जो लोग सीटेट के या टेट के एस्पिरेंट हैं तो वो पिछली वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन करें और अपने आप से क्वेश्चन की बुक्स उठाएं। और यदि आप कहेंगे तो मैं बुक्स रिकमेंड कर सकता हूं, बट कमेंट बॉक्स में आप लोगों को, कई सारे लोगों को लिखना होगा और उससे मैं एक वीडियो फ्लैश लेकर के आऊँगा बुक्स के लिए। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें मैथ्स की क्लासेस, तो मैथ्स की क्लासेस में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कहें। और कई सारे अगर इस प्रकार के स्वीकरण आ जाएंगे तो मैं मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करूँगा टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बशर्ते आप लोगों का अनुमोदन हो। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो, क्वेश्चंस का जो व्याख्या है वो अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पूरी वीडियो अंत तक देखें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, और इससे पहले प्लेलिस्ट में आप लेक्चर वीडियो भी देखें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।